Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study about the components of the system unit, and in this chapter we will study about the data representation, memory, and the memory types. First of all, data representation. एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है डेटा रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है. To understand how a computer process data, you should know how a computer represent the data. Most computers are digital. They recognize only two discrete states, on and off. Okay, on and off bits कौन सी होती हैं आपके पास? 0 and 1. तो उससे पहले क्या है कि हम डेटा रिप्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अंडरस्टैंड एनालॉग सिग्नल्स. एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं कि आपके पास कंटिन्यूस वेव्स की फॉर्म में होते हैं और जिनको मेजर करने के लिए उनकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी को देखा जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है. डिजिटल सिग्नल्स आर इन वन ऑफ द टू स्टेट्स, ऑन एंड ऑफ. अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को देखें तो उसमें ओवरऑल इंटरनल वर्किंग जो है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है कि हमारे डिजिटल सिग्नल्स पे. मोस्ट कंप्यूटर्स आर डिजिटल. द बाइनरी सिस्टम यूजेस टू यूनिक डिजिट्स, 0 and 1. अगर आप यहाँ पर बाइनरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट देखें तो बाइनरी सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास दो यूनिक डिजिट्स आते हैं, 0 and 1. अब यहाँ पर देखें, अगर आप 0 डिजिट को देखें तो 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ स्टेट को. जब भी आपके पास 0 होगा तो तब क्या होगा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. अगर आप नंबर 1 को देखें तो नंबर 1 क्या है कि ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है प्रेजेंट है. कोई ना कोई इलेक्ट्रिक करंट या कोई ना कोई ऐसे सिग्नल्स आपको रिसीव हो रहे हैं. कौन से सिग्नल रिसीव हो रहे हैं? आपके पास डिजिटल सिग्नल्स. तो इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिट्स और बाइट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है. अगर बिट को अगर आप देखें, बाइनरी सिस्टम जो है हमारा किन दो डिजिट्स पर है? 0 and 1 पे, जिसमें हम बिट्स और बाइट्स के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अ बिट इज़ शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट, इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा द कंप्यूटर कैन प्रोसेस. अगर आप देखें बिट को तो बिट वो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है जिसको कंप्यूटर जो है एट अ टाइम प्रोसेस कर रहा है. बाय इटसेल्फ अ बिट इज़ नॉट वेरी इंफॉर्मेटिव. ओके, व्हेन 8 बाइट्स आर ग्रुप टुगेदर एज अ यूनिट दे फॉर्म अ बाइट. बिट क्या है? वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको कंप्यूटर एक टाइम में प्रोसेस कर रहा है, ठीक है. और उसके अलावा जब आप बाइट की बात करें तो बाइट क्या है? 8 बिट्स को आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी? एक बाइट. ओके, तो ये मेन डिफरेंस है बिट और बाइट के दरमियान. नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर सर्किट रिप्रेजेंट द 0 और 1 electronically by the presence or absence of the electronic charge. Means that अगर आपके पास 0 होगा तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि बाइनरी डिजिट्स के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है. यहाँ पर अगर आप देखें बाइनरी डिजिट बिट कौन सी है आपके पास 2 बिट अवेलेबल हैं, 1 and 0. अगर आप उसके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को देखें, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अगर उसमें से पास हो रहा है मीन्स दैट आपके पास यहाँ पर लाइट को ऑन करके आपको शो किया गया है कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है इसमें प्रेजेंट है. तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आपको क्या शो की गई है कि ऑन. मीन्स दैट हमारे पास कोई ना कोई सिग्नल, कोई ना कोई डेटा जो है, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा रिसीव हो रहा है और उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करनी है. अगर आपके पास यहाँ पर 0 है मीन्स दैट यू हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज, यू हैव नो करंट, यू हैव नो signal to receive or to process. So this 0 is represented by the off bit. So 8 bits अगर आप यहाँ पर देखें 8 बिट्स क्या है, उनको जब ग्रुप किया जाता है, उनको कंबाइन किया जाता है तो वो आपके पास क्या बन जाती है? बाइट.
अ बाइट रिप्रेजेंट अ सिंगल करैक्टर इन द कंप्यूटर। अगर आप एक सिंगल करैक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो वो आपके पास क्या है, 1 बाइट रिजर्व कर रहा है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको क्या बताया कि 8 बिट्स आपके पास कंबाइन की गई हैं किस डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर 4 को। आप इस फर्स्ट डायग्राम को अगर देखें, अपने ऊपर वाली फर्स्ट डायग्राम को, तो यहाँ पर अगर आप इसको काउंट करें इन बॉक्सेस को तो यहाँ पर क्या है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 बिट्स अगर आप इनको कंबाइन कर देते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाता है, 1 बाइट। और 1 बाइट आपके कंप्यूटर सिस्टम में किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक सिंगल करैक्टर को। ठीक है, एक सिंगल करैक्टर, जैसे कि लेट सपोज आपको यहाँ पर एज एन एग्जांपल आपको प्रेजेंट किया गया है कि अगर आप अपने डिजिट 4 को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रेजेंट करने के लिए आपके पास डिजिटल जो डिजिट्स आ रहे हैं 0 एंड 1 की बिट्स की फॉर्म में, तो आपके पास क्या है कि नंबर 4 किस तरह से अपने कंप्यूटर सिस्टम में जाकर स्टोर होगा। कंप्यूटर सिस्टम उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करेगा कि ये डिजिट 4 है, तो उसको अंदर उसको उसकी बाइनरी पैटर्न उसका बताया हुआ है कि 0 0 1 1 0 1 0 0। तो ये एक बाइनरी पैटर्न है, ये आपके पास वो 8 बिट्स हैं जो कि मिलकर डिजिट 4 को कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट कर रही हैं। तो नेक्स्ट अगर आप देखें कि आपको बताया हुआ कि 6 को प्रेजेंट करने के लिए आपके पास जो 8 बिट्स हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर हो रही हैं, 6 क्या आपके पास एक सिंगल करैक्टर है ना, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें 8 बिट्स की ज़रूरत है। वो 8 बिट जो हैं वो मिलकर जो है 1 बाइट बना रही हैं। 1 बाइट क्या है आपके पास, एक सिंगल करैक्टर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर हो रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास क्या है, 0 0 1 1 0 1 1 0। तो ये क्या प्रेजेंट करेगा, ये आपके पास डिजिट 6 को प्रेजेंट करेगा। तो अगर आप नेक्स्ट देखें तो आपके पास कौन सा लेटर आ गया, ई को कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट करने के लिए आपके पास क्या है, 0 1 0 0 0 1 0 1। तो इस तरह से आपको 3 डिफरेंट एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में इन तमाम डिजिट्स को, इन तमाम करैक्टर्स को शो ऑफ करवाना चाहते हैं या उनको स्टोर करवाना चाहते हैं तो आपके पास जो बिट का पैटर्न होगा जो मिलकर 1 बाइट बना रही हैं तो वो किस तरह से स्टोर होगा। तो इस तरह से एक सिंगल करैक्टर के लिए आपके पास 1 बाइट रिक्वायर्ड होती है ताकि आप उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो स्टोर कर सकें। ठीक है, अगर आपके पास 0 होगा तो वो क्या प्रेजेंट करोगा, ऑफ स्टेट को। अगर आपके पास 1 होगा तो क्या रिप्रेजेंट करोगे कि हमारे पास कोई ना कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रेजेंट है और वो कोई ना कोई डाटा जो है हमारा रिसीव हो रहा है, उसको फर्दर उस पर प्रोसेसिंग करनी है और उसको आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करना है। अब देखें डेटा रिप्रेजेंटेशन हमारे पास, इसमें हमने क्या सीखा कि डिजिटल या एनालॉग डाटा हो सकता है। तो वो डिजिटल जो है मोस्टली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि डिजिटल डाटा जो है वो स्टोर हो रहा था। डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास बिट्स और बाइट्स का कॉन्सेप्ट है। 8 बिट्स जो है मिलकर 1 बाइट बना रही होती हैं और एक सिंगल करैक्टर को अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करना है तो आपके पास क्या रिक्वायर्ड होता है, 1 बाइट आपके पास रिक्वायर्ड है ताकि आप उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो स्टोर कर सकें। नेक्स्ट क्या है आपके पास, आस्की कोड का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो क्या था कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक को डिज़ाइन किया था। अब आपके पास अगर आप देखिए ये मोस्ट वाइडली यूज्ड कोडिंग स्कीम है किसके लिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अगर आप इस टेबल में देखें यहाँ पर आपको जो है आस्की कोड्स बताए हुए हैं। आस्की कोड्स के साथ उनके सैम्पल्स को भी रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर आपके पास 0 सैम्पल है तो उसके लिए आप कौन सा आस्की कोड यूज़ करें, कौन सी वो 8 बिट्स हैं जो कि आपके सैम्पल 0 को प्रेजेंट कर रही हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से जितनी भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं या आपके पास जो है कोई सिंबल्स हैं उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास कौन सा आस्की कोड यूज़ हो रहा है, तो इस टेबल में आपको इन डिटेल वो बताया हुआ है। ठीक है, जिस तरह से हमने पीछे स्टडी के 4 को स्टोर करना है तो इसके लिए आपके पास कौन सी 8 बिट रिक्वायर्ड्स हैं,
6 को आपने स्टोर करना है तो कौन सी 8 बिट यूज़ हो रही है, इस तरह से लेटर ई को यूज़ करना है। तो इस तरह से आपके पास सैम्पल्स को स्टोर करने के लिए या किसी भी स्पेस को स्टोर करने के लिए ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर एक खास की टेबल बताया हुआ है कि किस तरह से आपका डेटा जो है रिप्रेजेंट हो रहा होगा आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो आज की क्या है, मैकर स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोडिंग स्कीम टू रिप्रेजेंट द डेटा। ओके, तो इस तरह से आपको कोई भी कोड का जो है उसका आप स्टोर करना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो आप उससे रिलेटेड उसके आस्की कोड को देख सकते हैं। नेक्स्ट दैट थिंग दैट विल स्टडी इज़ द हाउ अ लेटर इज़ कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्म एंड बैक। मीन्स दैट कि सबसे पहले जो है आपका कोई ना कोई आप यूज़र जो है वो इनपुट दे रहा है बाय यूजिंग द इनपुट डिवाइस। अब वो इन्फॉर्मेशन तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो गई, अब कंप्यूटर सिस्टम उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करेगा। कंप्यूटर सिस्टम जैसे हमने फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर 4 स्टेजेस पढ़ी थी कंप्यूटर साइकिल की या मशीन साइकिल की। तो ये इसी तरह से आपका जो है डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है उस स्टेट को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि आपने कोई ना कोई इनपुट डिवाइस ली, उस इनपुट डिवाइस के थ्रू जैसे कि आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताई हुई कीबोर्ड की, कीबोर्ड से आपने कौन सा डिजिट प्रेस किया, कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी किस तरह से आपने प्रेस किया, आपने शिफ्ट प्लस टी की को एक साथ प्रेस किया तो आपके पास क्या होगा कि कैपिटल टी आपका शो हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल टी जो है आपने प्रेस कर दिया। तो स्टेप 2 पे अगर आप आ जाएं, स्टेप 2 पे क्या होगा कि वो कोड जो है वो स्कैन हो जाएगा और वो टी जो है हमारे सिस्टम यूनिट में एंटर हो जाएगा, वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड से हमने क्या किया कि कैपिटल टी एंटर किया, वो हमारे पास कहाँ चला गया, सिस्टम यूनिट के अंदर। सिस्टम यूनिट के अंदर वो जाके स्टोर हो गया। अब स्टेप 3 पे अगर आप देखें तो सिस्टम यूनिट क्या कर रहा है, द सिस्टम यूनिट कन्वर्ट्स द स्कैन कोड फॉर द कैपिटल लेटर टी टू इट्स आस्की बाइनरी कोड। आस्की बाइनरी कोड में टी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो कि आपके पास कौन सा कोड है, 01010100। ओके, तो अब ये आपके पास क्या है, आस्की बाइनरी कोड है लेटर, कैपिटल लेटर टी का। ठीक है, तो इसको क्या होगा कि मेमोरी में स्टोर कर दिया जाएगा फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। जैसे ही उसे मेमोरी में स्टोर किया गया तो स्टेप 4 पे आप आ जाएं, आफ्टर प्रोसेसिंग द बाइनरी कोड फॉर द कैपिटल लेटर टी इज़ कन्वर्टेड इनटू द इमेज एंड डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आपके पास कौन सी, आपका मॉनिटर। मॉनिटर पे आपके पास जो है वो कैपिटल टी शो हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ कि आपके पास एक डिजिट जो आके आप कीबोर्ड से एंटर कर रहे हैं वो इस तरह से हमारे पहले मेमोरी में स्टोर होगा, उस पर फर्दर कन्वर्जन होगी, उसको आस्की कोड में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है आपकी आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन पर लेटर टी को प्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ द मेमोरी। अब देखिए मेमोरी आपके पास क्या है। अगर आप अपने ब्रेन की एग्जांपल लें तो इसमें क्या है, आपके पास डिफरेंट मेमोरीज़ हैं। मेमोरीज़ किस तरह से कि आपने किस टाइम पे क्या किया, आपने क्या लर्न किया, आपने क्या कुछ सीखा, आपकी लाइफ में आपके साथ क्या क्या हुआ। तो ओवरऑल जितने भी आपके पास इवेंट्स हैं उनका एक कलेक्शन क्या है, आपके पास एक मेमोरी है। मीन्स दैट आपके पास अलॉट ऑफ पोर्शंस हैं मेमोरी के अंदर। उन पोर्शंस के अंदर आपने वन बाय वन जो है आपकी जितनी भी आपके पास इवेंट्स आपके आए या आपके पास कोई ना कोई जो है मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो स्टोर हो रही हैं। ठीक है ना, तो मेमोरी क्या है, आपके पास एक लोकेशन है जिसमें आप अपने डिफरेंट थिंकिंग को स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर इंस्ट्रक्शंस वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। मीन्स दैट मेमोरी में फर्स्ट थिंग आपके पास क्या बताई हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या कर रहे होते हैं, वो उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर रहे होते हैं जो कि
प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करनी होती हैं। इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं, जैसे कि आप कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को, तो वो क्या होती है कि वो इंस्ट्रक्शंस सीधा जाकर मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। क्यों स्टोर हो जाती हैं? ताकि उन पर फर्दर प्रोसेसिंग की जा सके, उनकी आउटपुट जो हमें रिक्वायर्ड है वो रिसीव हो सके। डेटा नीडेड बाय दोज इंस्ट्रक्शंस एंड द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। अब देखिए, पहले तो क्या हुआ कि जो भी इंस्ट्रक्शंस थी जिनको हमने प्रोसेस करना है वो उसमें स्टोर हो गई। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस किस तरह से करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, उन चीज़ों से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो भी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। एंड द थर्ड थिंग क्या है जो मेमोरी में स्टोर हो, वो ये है, वो रिजल्ट्स हैं जो कि उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के बाद रिट्रीव हुए। तो इस तरह से क्या है कि मेमोरी वो मेन पार्ट है जहाँ से डेटा एंटर हो रहा है, वहाँ पर स्टोर हो रहा है, उस डेटा को किस तरह से प्रोसेस, ओवरऑल डिटेल्स जो है हमारी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती हैं। स्टोर्स 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ एटम। फर्स्ट क्या है आपके पास, द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आपके पास क्या है कि मेमोरी में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है और इसके अलावा जितने भी उससे रिलेटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स दैट आपके ओवरऑल सिस्टम को वर्क में लाने के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर उसके अंदर स्टोर्ड है। मीन्स दैट अगर आपका माउस वर्क कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उसको वर्किंग को जो है मैनेज कर रहा है, जिसके थ्रू माउस की वर्किंग हो रही है। उसके बाद आपके पास क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से हैं आपके पास, ओवरऑल वो तमाम प्रोग्राम्स जो कि कोई ना कोई एप्लीकेशंस को जो है रन करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। मीन्स दैट अगर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्जांपल ले लें तो आप क्या है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट थिंग इज़ डेटा बीइंग प्रोसेस्ड एंड द रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन। अब जो डेटा प्रोसेस हो रहा है और उससे रिलेटेड जितने भी रिज़ल्ट रिट्रीव हो रहे हैं वो तमाम इंफॉर्मेशन भी हमारी क्या है, मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगी। अब देखिए, मेमोरी में 3 मेन चीज़ें होती हैं। कौन सी? एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम, और तीसरा जो है डेटा जो कि रिलेट कर रहा है हमारे जितने भी ओवरऑल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं या प्रोसेस हो रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है और उनके रिज़ल्ट जो हमें रिट्रीव हो रहे हैं उसकी तमाम डिटेल्स जो हैं हमारी मेमोरी में जाके स्टोर हो रही हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी किस तरह से कंसिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिसमें वो तमाम इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होती हैं जिनको जो है प्रोसेस करना है, उनको किस तरह से प्रोसेस करना है, वो तमाम डिटेल्स, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ जो है किस में स्टोर हो रहा है, मेमोरी में स्टोर हो रहा है। और उसके बाद जितने भी रिजल्ट रिट्रीव होंगे वो तो यूज़र को रिव्यू तो हो रहे हैं किसी न किसी आउटपुट डिवाइस के थ्रू, लेकिन वो मेमोरी में भी स्टोर हो रहे होंगे। नेक्स्ट थिंग इज़, अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो है मेमोरी, तो आपको पता चल गया कि किस तरह से उसमें जो है डेटा स्टोर हो रहा है। अब देखिए, हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिट होती है। लिमिट किस तरह से, मीन्स दैट कि इसमें कितनी कैपेसिटी है, उसमें आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। मीन्स दैट अगर आप एक सिंपल गिलास की एग्जांपल लें तो आप उसमें उतना ही पानी डाल सकते हैं जितनी उसमें स्पेस है। तो इस तरह से क्या है कि मेमोरी में डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है, उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप उसमें जो है डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ईच लोकेशन इन मेमोरी हैज़ एन एड्रेस किस तरह से, अगर आपके पास मेमोरी की कोई ना कोई लोकेशन है, ठीक है, आपने उस लोकेशन पर अपने डेटा को स्टोर कर दिया है, अब उस डेटा को फैच करना है तो वो क्या होगा, उसके साथ उसका एड्रेस, मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा कि आपके पास इस एड्रेस पर, इस पर्टिकुलर पोर्शन पर आपका वो वाला डेटा स्टोर्ड है जिसको आप फैच करना चाह रहे हैं। तो कंप्यूटर क्या होगा, आप जैसे ही किसी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है अपनी कमांड एंटर करेंगे या अपनी क्यूरी एंटर करेंगे कि हमें फ़लाँ डेटा जो है रिक्वायर्ड है, तो क्या होगा कि कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, उसके अंदर जितनी भी वर्किंग और प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसर क्या करेगा, उस लोकेशन पर, मेमोरी की उस लोकेशन पर जाएगा, उस लोकेशन से उस डेटा को फैच करके जो है रिज़ल्ट जो है यूज़र को प्रोवाइड करेगा।
तो क्या है कि जिस तरह से आप कोई भी होम एड्रेसेस की एग्जांपल ले लें, तो इस तरह से मेमोरी के भी एड्रेसेस हैं। आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाने के लिए वहाँ का एड्रेस यूज़ करते हैं। इस तरह से कंप्यूटर सिस्टम में भी मेमोरी लोकेशंस को उनके पोर्शंस में डिवाइड करके उसको एक एक एड्रेस असाइन कर दिया गया है, ताकि उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जब हम किसी भी डाटा को स्टोर करें तो उसको फैच करने में हम आसानी रहे। इजीली हम उस डाटा को उस पर्टिकुलर लोकेशन पर उसके एड्रेस से आइडेंटिफाई करके उस डाटा को फैच कर लें। द मेमोरी साइज इज़ मेजर्ड इन किलोबाइट्स। किलोबाइट्स की अगर आप शॉर्ट फॉर्म देखें तो केबी और के से आप इसको शो कर सकते हैं। मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स। अब देखें, अगर आप इसको देखें कि किलोबाइट में आपके पास जो है नंबर ऑफ़ बाइट्स कितनी है, तो 1000 बाइट्स अप्रोक्सीमेटली जो है 1 KB में आपके पास अवेलेबल होती हैं। अगर मेगाबाइट को देखें तो इसमें 1 मिलियन बाइट्स मीन्स दैट 1 मिलियन करैक्टर्स को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं जब आपके पास मेमोरी का साइज़ 1 मेगाबाइट होगा। गीगाबाइट्स को देखें तो गीगाबाइट में आपके पास क्या है कि 1 बिलियन बाइट्स को आप स्टोर कर सकते हैं। मीन्स दैट आप 1 बिलियन करैक्टर्स इसमें स्टोर कर सकते हैं। 1 टेराबाइट 1 ट्रिलियन बाइट्स की जो है इसमें स्पेस अवेलेबल है। तो इस तरह से मेमोरी जो है डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है। हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। द सिस्टम यूनिट कंटेन्स 2 टाइप ऑफ मेमोरी। अब देखिए, मेमोरी को जो है उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या है कि जितने भी कंटेंट्स जो हैं उसके अंदर अवेलेबल हैं तो वो क्या होंगे, लॉस्ट हो जाएंगे जब आप कंप्यूटर की पावर को ऑफ़ करेंगे। मीन्स दैट आपने कंप्यूटर को पावर ऑन किया, जितने भी कंटेंट्स थे वो वोलेटाइल मेमोरी में आ गए। मीन्स दैट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका उस वक्त जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी में, तो वहाँ से लोड होकर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो वोलेटाइल मेमोरी में आ जाएंगे, ताकि हम डिफरेंट प्रोसेसिंग या टास्क को परफॉर्म कर सकें, या कोई ना कोई डाटा जो यूज़र एंटर कर रहा है बाय यूजिंग द इनपुट डिवाइस, तो वो भी किस में स्टोर हो जाएगा, वोलेटाइल मेमोरी में। तो जैसे हम कंप्यूटर को पावर ऑफ करेंगे तो वो जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी वो वहाँ से एरेज हो जाती हैं, वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, जब उसके अंदर न्यू इंस्ट्रक्शंस को एंटर किया जाता है तो उसकी जगह जो है वो न्यू इंस्ट्रक्शंस ले लेती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, इट्स एग्जांपल इंक्लूड रैम। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है कि इसमें एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपका डाटा जो है वो स्टोर होता है। वो शॉर्ट टाइम पीरियड कौन सा है, जब आप अपने कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं और उस टाइम तक जब आप अपने कंप्यूटर को पावर ऑफ कर देते हैं। तो इस ड्यूरेशन के दौरान जितना भी डाटा जो है स्टोर हो रहा है वो किस में एंटर होकर स्टोर हो रहा है, सबसे पहले वो रैम में जाएगा। रैम में वो डाटा स्टोर रहेगा जब तक जो है उसको फर्दर आगे प्रोसेसिंग के लिए नहीं भेज दिया जाता। तो फर्दर वो आगे प्रोसेस होकर वो किस में चला जाएगा, हमारी मेन मेमोरी में, हमारी मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है, डज नॉट लूज कंटेंट्स व्हेन द पावर इज़ रिमूव्ड। एग्जाम्पल इंक्लूड रोम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी एंड CMOS कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मीन्स दैट अगर आप रोम की एग्जांपल लें, रोम में आपके पास जितना भी डाटा है वो परमानेंट स्टोर होता है। अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को पावर ऑफ भी कर दें तो आपका वो डाटा जो है इरेज नहीं होता, वहाँ से एज इट इज़ वहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो ये आपको परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करे। तो इस तरह से परमानेंट स्टोरेज और टेम्परेरी स्टोरेज के अकॉर्डिंग जो है हमने मेमोरी को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जो है वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगर आप नेक्स्ट इसके देखें तो किस तरह से जो है प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस किस तरह से रैम में, मीन्स दैट रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ रही हैं या जा रही हैं। तो अगर आप स्टेप 1 को देखें तो इसमें आपको क्या बताया कि व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स आर लोडेड इनटू रैम फ्रॉम द हार्ड डिस्क।
हार्ड डिस्क से क्या होगा कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, आप जैसे ही कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शन जो है रैम में एंटर हो जाएंगी। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्प्लेस द यूज़र इंटरफेस ऑन द स्क्रीन। अगर आप स्टेप वन को देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि हार्ड डिस्क में आपके पास क्या पड़ा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ओवरऑल सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज कर रहा है। तो वहाँ से क्या होगा कि रैम, वहाँ से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो किस में आ जाएंगी, आपके पास रैम में। तो जैसे वो इंस्ट्रक्शंस रैम में आएंगी तो आपके पास क्या होगा कि स्क्रीन पर जो है आपका एक इंटरफेस जो है वो आपके पास आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस या आपके पास कोई ना कोई वॉलपेपर जो आपने डिस्प्ले स्क्रीन पे लगाया तो आपके पास अपीयर हो जाएगा। और इसके अलावा छोटे छोटे आइकन्स जो है माई कंप्यूटर या रिसाइकल बिन, ठीक है, तो ये आपको शो हो रहे होंगे। स्टेप 2 पे आपके पास क्या है कि व्हेन यू स्टार्ट, आप कोई ना कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप वेब ब्राउज़र स्टार्ट करते हैं, कोई ना कोई आप सर्च जो है परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, वेब ब्राउज़र को स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा कि रैम से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो रैम में आ जाएंगी कि आपने कौन सी इंस्ट्रक्शन सेंड की रैम को कि आप वेब ब्राउज़र को स्टार्ट कर दें। तो आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन पर जो है वेब ब्राउज़र कोई ना कोई जो जिसको आपने स्टार्ट किया वेब ब्राउज़र प्रोग्राम, उसकी विंडो अपेयर हो जाएगी। स्टेप 3 पे आपके पास क्या है कि आपने एक और प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। कौन सा प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया कि पेंट को आपने जैसे स्टार्ट किया तो वो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी वो किसके पास आ गई, हार्ड डिस्क से रैम के पास आ गई। रैम ने क्या किया, उस पेंट की डिस्प्ले स्क्रीन को जो है वो व्यू कर दिया मॉनिटर स्क्रीन पर। स्टेप 4 पे क्या हुआ कि आपने क्विट किया कोई किसी न किसी प्रोग्राम को, जैसे कि आपने वेब ब्राउज़र को क्विट कर दिया स्टेप 4 में, तो क्या होगा कि वेब ब्राउज़र की विंडो जो है वो डिस्प्ले से हट जाएगी और उसके अलावा जो है एक सिंगल जो आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन जो है पेंट की अवेलेबल रहेगी। तो इस तरह से आपको बताया कि किस तरह से इंस्ट्रक्शंस जो हैं रैम में आ रही होती है या जा रही होती है। जैसे ही आप एक प्रोग्राम को क्विट करते हैं तो रैम में जितनी भी इंस्ट्रक्शन लोड हुई थी वेब ब्राउज़र से रिलेटेड तो वो कहाँ क्या होंगी, वहाँ से इरेज हो जाएंगी और सिर्फ एक सिंगल प्रोग्राम जो कि उस वक्त वर्क कर रहा है जैसे कि पेंट, तो उसकी इंस्ट्रक्शन जो है रैम में अवेलेबल रहेंगी। इस तरह से जितनी कोई भी प्रोग्राम जो आप स्टार्ट करें उसकी तमाम इंस्ट्रक्शन जो है रैम में हार्ड डिस्क से रैम में लोड होती हैं और जैसे ही आप उसको क्विट करते हैं तो वो रैम से हार्ड डिस्क में वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, उस प्रोग्राम को डिस्प्ले स्क्रीन से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल जो है इन मेमोरी के अंदर ओवरऑल इंस्ट्रक्शन जो हैं वो वर्क कर रही होती हैं। किस तरह से कि हार्ड डिस्क टू रैम, रैम टू हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क टू रैम, रैम टू हार्ड डिस्क। 3 बेसिक टाइप्स ऑफ रैम चिप्स एग्जिस्ट। ठीक है, रैम को किस तरह से 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम एंड थर्ड इज़ द मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम। ठीक है, डी रैम वेरिएशन, डायनामिक रैम की भी डिफरेंट वेरिएशन अवेलेबल है जिसमें हमारे पास क्या है कि एस टी रैम है, डी टी आर, एस टी रैम, डी टी आर 2, डी टी आर 3, आर डी रैम। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट वन को देखें एस टी रैम, एस टी रैम क्या कर रहा है, सिंक्रोनाइज्ड टू द सिस्टम क्लॉक मच फास्टर देन डायनामिक रैम। इस तरह से अगर हम सेकंड वन को देखें डी टी आर एस टी रैम, ट्रांसफ़र डेटा ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस फॉर ईच क्लॉक साइकिल, फास्टर देन एस टी रैम। अब यहाँ पर देखें कि एक मशीन साइकिल में आपके पास 2 इंस्ट्रक्शंस जो हैं फैच हो रही हैं और 2 इंस्ट्रक्शन को एक साथ जो है वर्क किया जा रहा है। इस तरह से DDR2 को देखें, सेकंड जनरेशन ऑफ DDR फास्टर दैन DDR, डबल डेटा रेट। इसी तरह से थर्ड जनरेशन इसकी अवेलेबल है, डिज़ाइन फॉर कंप्यूटर्स
with multi-core processor faster than DDR2. मल्टी-कोर प्रोसेसर मीन्स दैट एक से ज़्यादा प्रोसेसर वर्क कर रहे हैं आपके पास, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को आप एट ए टाइम जो है उस पर वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। RDRAM uses pipelining technique much faster than SDRAM. Pipelining technique means that आपके पास एक प्रोसेसर के साथ एक प्रोसेस अगर आपके पास वर्क कर रहा है तो इसके साथ आप 2, 3 या 4 प्रोसेस और भी आप एक सिंगल मशीन साइकिल के दौरान रन कर सकते हैं। RAM chip usually reside on memory module and are inserted into memory slots. अब देखिए मेमोरी स्लॉट्स में किस तरह से रैम चिप जो है इंसर्ट की जाती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये मदरबोर्ड पे जो है आपको वो पोर्शन दिखाया हुआ है कि जहाँ पर आप अपनी मेमोरी रैम को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर स्लॉट्स बने हुए हैं, मेमोरी स्लॉट्स। उन मेमोरी स्लॉट्स के अंदर जो है मेमोरी रैम चिप को इंसर्ट कर दिया जाता है। आप एक से ज़्यादा जो है रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि रैम जो है आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट हो जाएगी। The amount of RAM necessary in a computer often depend on the type of software you plan to use. नेक्स्ट थिंग दैट वी विल स्टडी इज़ द अमाउंट ऑफ रैम, यानी कि हमारे पास जो है रैम की अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है डिफरेंट डिवाइसेस के अकॉर्डिंग या डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास रैम की रिक्वायर्ड कितनी रैम रिक्वायर्ड है। द अमाउंट ऑफ रैम नेसेसरी इन अ कंप्यूटर ऑफन डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यू प्लान टू यूज़। मीन्स दैट आप सॉफ्टवेयर प्लान कर रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको ना कम मेमोरी की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एज़ कम्पेयर टू ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपके पास इमेज प्रोसेसिंग या वीडियो प्रोसेसिंग के लिए जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसकी निस्बत जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है कम मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर जो हम उसको यूज़ कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हमें रैम की कम या ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि वो किस तरह से, क्योंकि हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रैम में लोड होती हैं। तो रैम पे इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि रैम आया कि उस उतनी मेमोरी लोकेशन को सपोर्ट भी कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आपको बताया कि अगर आप 2 GB रैम यूज़ कर रहे हैं तो वो किस लिए होगा कि होम कंप्यूटर्स जैसे कि होते हैं उसमें आप अपने बेसिक कैलकुलेशंस वगैरह को परफॉर्म करते हैं या कोई बेसिक टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, तब आपको 2 GB रैम भी इनफ है। अगर आप 2 GB या 8 GB के दरमियान रैम यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरह से आपके बिज़नेस जैसे कि आपके बैंक्स हो गए या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को देख लें तो उनके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, क्योंकि उनमें ट्रांजैक्शनल वर्क हो रहा होता है, तो उन कंप्यूटर्स को 1 GB 2 से ज़्यादा और 8 GB के दरमियान रैम रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह से अगर 8 GB से ज़्यादा वाली रैम को देखें तो उसमें क्या होगा कि उसमें ज़्यादा पावर जो यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं हम डिफरेंट डिज़ाइंस को सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें रैम की ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर को अकॉर्डिंग जो है हमें रैम की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं सबसे पहले हमारे पास रैम में लोड होती है और रैम उनको फर्दर प्रोसेसर के पास प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। तो इस तरह से हमारे पास रैम की रिक्वायर्ड मेमोरी को देखना पड़ता है कि हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और रन भी कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, मेमोरी कैशे। मेमोरी कैशे स्पीड्स द प्रोसेसेस ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। अब कैशे क्या है, कैशे आपके जितना भी प्रोसेसेस वर्क कर रहे होते हैं उनकी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो हमारे पास L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे अवेलेबल हैं और उसके बाद हमारे पास रैम अवेलेबल है। तो अगर हम L1 कैशे को देखें तो L1 कैशे हमारा वो पार्ट है जो कि फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करता है प्रोसेसेस और इंस्ट्रक्शंस को। उसके बाद L2 कैशे है वो भी स्पीड अप तो कर रहा होता है हमारे प्रोसेसेस की स्पीड को, लेकिन जो है L1 कैशे से जो है उसकी स्पीड कम होती है। इसी तरह से L3 कैशे है वो ये है तो सेपरेट चिप इन बिटवीन द प्रोसेसर एंड रैम।
लेकिन जो क्या है कि इसकी स्पीड जो है L1 और L2 कैशे से कम और रैम से ज़्यादा होती है। अब उसके बाद रैम क्या है, रैम जो है वो स्लोअर एक्सेस प्रोवाइड कर रही है देन L1, L2 एंड L3 कैशे। तो इस तरह से हमारे जो है उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग उनको कैशे को लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया है, L1, L2 एंड L3, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रेफर टू द मेमोरी चिप स्टोरिंग परमानेंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास वो तमाम डेटा, जैसे कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो हमारे पास वो परमानेंट इंस्ट्रक्शन है ना, वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारे ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम को रनिंग फॉर्म में लेकर आ रहा है, कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है किसके दरमियान, यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसको यूज़ करते हुए यूज़र क्या है अपने कंप्यूटर सिस्टम से इंटरकनेक्ट हो रहा है, या कंप्यूटर सिस्टम क्या है यूज़र को आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, वो किस में स्टोर होगा, परमानेंट मेमोरी में, रीड ओनली मेमोरी में। तो इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि परमानेंटली स्टोर होता है। पी रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी चिप, अ ब्लैंक रोम चिप दैट कैन बी रिटन टू परमानेंटली। मीन्स दैट इसके ऊपर आप जितने भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को राइट करेंगे वो परमानेंटली उसमें इंस्टॉल हो जाएंगे, उस पर स्टोर हो जाएंगे, आप उसको रेस नहीं कर सकते। अब इसकी एक न्यू टाइप जो है वो डिज़ाइन की गई है, जो कौन सी है, ई पी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या है कि जितनी भी आप डेटा या इंस्ट्रक्शन को राइट करते हैं उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कैन बी रेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड री रिटन। मीन्स दैट आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली रेस भी कर सकते हैं और उसके ऊपर डेटा या इंस्ट्रक्शन को दोबारा राइट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको डिजिटल कैमरे की एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पर इसमें आप जितनी भी इंस्ट्रक्शन जो हैं स्टोर करेंगे आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको रेस भी कर सकते हैं, उसको दोबारा राइट भी कर सकते हैं। CMOS टेक्नोलॉजी प्रोवाइड द हाई स्पीड and consumes little power. Complementary metal oxide semiconductor टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है जो कि आपको स्पीड को भी इंक्रीज़ कर रही है और जो है वो लेस पावर यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर आपको नीचे डायग्राम में स्टेप 1 और स्टेप 2 में बताया हुआ है। स्टेप 1 में आपके पास क्या है कि आपने जो डिफरेंट म्यूज़िक या वेब पेजेस जो भी आपने जो है वो रिट्रीव किया उसको आपने USB में स्टोर किया, USB मेमोरी या फ्लैश मेमोरी में। तो उसके बाद उस फ्लैश मेमोरी के थ्रू जो है आपने अपने कैमरा से, डिजिटल कैमरा से इंस्ट्रक्शन जो अपने CPU में स्टोर की और वहाँ से रेस कर दी। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो डेटा को एरेज कर रहे हैं या उसको अगेन स्टोर कर रहे हैं अपने उस डिवाइस में, अपने उस सिस्टम में। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या है आपके पास, इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट टेक्स द प्रोसेसर टू रीड फ्रॉम मेमोरी। अब देखिए एक्सेस टाइम क्या है कि आपके पास मेमोरी में जितनी भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं आप उसको फेच कर रहे हैं, वो फेच करने आपने उसको एक कमांड भेज के मैंने ये इंस्ट्रक्शन फेच करनी है। आप उस टाइम से लेकर उस इंस्ट्रक्शन के फेच होने तक जितना वो ड्यूरेशन है वो आपके पास क्या है, एक्सेस टाइम है। एक्सेस टाइम को मेजर किस तरह से किया जाता है, नैनो सेकेंड्स में। अब देखिए अगर आप अपनी यहाँ पर आपको आइज़ की एग्जांपल देखिए, अगर आप एक ब्लिंक करते हैं आई को तो उसमें उस कंप्यूटर की स्पीड इतनी फास्ट है कि उतने एक ब्लिंक करने तक कंप्यूटर 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर आपको टेबल में जो है टर्म्स बताई हुई हैं, उनके एब्रीविएशन बताई, उसके साथ उसकी स्पीड बताई हुई है। जैसे कि अगर आप मिली सेकेंड में देखें तो मिली सेकेंड क्या है, 1000 ऑफ अ सेकेंड, माइक्रो सेकेंड 1 मिलियन ऑफ अ सेकेंड, नैनो सेकेंड 1 बिलियन ऑफ अ सेकेंड एंड पिको सेकेंड 1 ट्रिलियन ऑफ अ सेकेंड। तो इस तरह से क्या है कि एक्सेस टाइम वो टाइम है जिसमें आप कोई ना कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन को अपने फेच किया है, आपने उसको एक्सेस किया है, कहाँ से, मेमोरी से, कंप्यूटर की रैम में, ठीक है ना। तो इस तरह से एक्सेस टाइम को मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में मेजर किया जा सकता है।